वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर ध्यान दें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे परमाणु के अवयव, उनके आवेश और उनकी संख्या, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो परमाणु हम जानते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी है। और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु जो होता है, प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु संरचना कैसे होती है, उसमें एक नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋणावेश होता है, माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के अंदर, उसके नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सबका जो द्रव्यमान है वो कुल मिलाकर के परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कहलाता है। उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद जो परमाणु प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटॉन्स की संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। ठीक, आई बात समझ। यानी हमने अभी
दो तीन बातों पर चर्चा की। एक बात तो हमने बताई कि परमाणु के जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने बात की उनके आवेशों की, कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं ये। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निर्धारित करती है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, कि परमाणु में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका जो टोटल मास है, टोटल जो द्रव्यमान है, उसको हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और फिर हमने बताया कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, प्रोटॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास पर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर उसका जो नाभिक होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग कक्षाओं के अंदर, अलग अलग शेल्स के अंदर या अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये ऑर्बिट्स कौन कौन सी हैं। देखिए, जो पहली ऑर्बिट होती है, पहली ऑर्बिट को हम नाम देते हैं के शेल। दूसरी ऑर्बिट को हम नाम देते हैं एल शेल या एल कक्ष या एल ऑर्बिट। तीसरी जो है शेल उसको हम कहते हैं एम। चौथी को हम बोलते हैं एन। पांचवी को आगे इस तरह से आगे बढ़ती हुई चलती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन शेल्स के अंदर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम संख्या है, जो अधिकतम संख्या है, वो निर्धारित होती है। प्रत्येक शेल में, प्रत्येक शेल या ऑर्बिट या कक्ष, प्रत्येक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कक्ष में अधिकतम, यह अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम, प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक शेल के अंदर अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर n जो है ये है शेल का नंबर, कक्ष का नंबर। अगर ये पहली शेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 डालेंगे, दूसरी शेल की बात कर रहे हैं, दूसरे कक्ष की बात कर रहे हैं तो 2 डालेंगे, तीसरे की बात कर रहे हैं तो 3, चौथे की बात कर रहे हैं तो 4। ठीक है। इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, पहले कक्ष की हम बात कर रहे हैं, फार्मूला है हमारा 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर ये हमारा फार्मूला है। पहले कक्ष की हम बात कर रहे हैं तो 2n की जगह पर 1 रख दिया, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहले कक्ष में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर माइनस लगा के दिखा, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2n के स्थान पर 2 आ जाएगा। दूसरे कक्ष की बात करें, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो दूसरे जो कक्ष में है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। यहाँ पे हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कम भी हो सकते हैं लेकिन अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरे कक्ष के अंदर, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम तीसरे कक्ष की बात करें तो क्या होगा, 2n की जगह पर 3 लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरे कक्ष में मैक्सिमम
18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम इसी तरह चौथे कक्ष की बात करें तो 2n के स्थान पर 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 2 18। चौथे कक्ष में कितने आएंगे, सॉरी 32, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएंगे स्क्वायर होकर के, और ये जो 2 से होगा तो 32, तो 32 आ जाएंगे। चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2n स्क्वायर का जो फार्मूला है, इससे किसी भी परमाणु के जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, उनके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी संख्या निर्धारित होती है। ठीक, ये तो हुई बात कि किसी भी परमाणु के कक्ष के अंदर अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये शेल जो भरती है वो अंदर से बाहर की ओर भरती है, यानी सबसे पहले भरेगी के शेल, यानी सबसे नंबर 1 वाली शेल जो है वो, फिर भरेगी एल शेल, इससे दूसरी वाली शेल, फिर एम शेल, और उसके बाद में एन शेल, और उसके बाद में अगली शेल। ठीक है, यानी जो शेल्स भरती हैं वो अंदर से बाहर की ओर भरती हैं। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या ध्यान रखने वाली है, वो ये है बाह्यतम शेल का नियम। बाह्यतम शेल का नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के अंदर उसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। बाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसको अष्टक का नियम भी कहते हैं। अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेन, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है, अष्टक का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम जो कक्षा है उसके अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए संतुष्ट होने के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कोई भी परमाणु ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सोडियम का परमाणु ले लिया। सोडियम का परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन। अब इन 11 प्रोटॉनों को, 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हुई, इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 11। इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले कक्ष के अंदर तो कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जमा दिए हमने। दूसरे कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 8, तो दूसरे कक्ष के अंदर भी हमने अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 जमा दिए। तो 8 तो 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरा जो कक्ष था उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा कौन सी हुई, ये वाली, तीसरे कक्ष वाली कौन सी हुई, देखो ये के शेल हो गई अंदर वाली, एल एम शेल हो गई, ये बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा का नियम क्या कहता है, अष्टक का नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए बाह्यतम कक्षा में क्या होना चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन उसको किसी को दे सकता है। ठीक है, या तो आ सकते हैं या जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आए बात समझ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आना 7 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसलिए आसान वाला काम ही किया जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो वो बनते हैं, आयन बन जाते हैं,
और इनके जो बाह्यतम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आदान प्रदान के कारण ही पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और विभिन्न तरह के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में किस तरह से वितरित किए गए हैं। आएगा समझ। अब हम बात करेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु हो, उसके जो बाह्यतम कक्षा जो होती है, बाह्यतम जो सबसे बाहर वाली जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनकी जो संख्या होती है उसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर बाह्यतम कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई एक। इसी तरह से हीलियम के परमाणु की बात करें, तो हीलियम के परमाणु के अंदर बाह्यतम जो कक्षा है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, दो। लिथियम की बात करें तो लिथियम में बाह्यतम कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से कार्बन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से सोडियम की अगर हम बात करें तो बाह्यतम कक्षा कौन सी हुई, ये वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के अंदर। तो किसी भी परमाणु के अंदर उसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अष्टक के नियम पर। अष्टक का नियम क्या कहता है, अष्टक का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के अंदर कम से कम या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए, 8। बाह्यतम कक्ष में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, सिवाय सिवाय पहली शेल के, प्रथम कक्ष के। अष्टक का नियम क्या कहता है कि पहले कक्ष को छोड़ करके, पहले कक्ष के अलावा अगर किसी परमाणु के अंदर पहला कक्ष ही बाह्यतम कक्ष है तो उसको छोड़ करके जितने भी परमाणु हैं उनके बाह्यतम कक्ष के अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब उसको संतुष्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के अंदर यहां देखा तो देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ठीक है, जबकि बाह्यतम कक्ष का नियम क्या कहता है कि क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑर्बिट है, एक ही शेल है और यही बाह्यतम है, इसलिए पहला नियम क्या कह रहा है कि इसके अंदर परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। यहाँ तो है तो एक ही, होनी कितनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी और की, जैसे हीलियम है, हीलियम में तो पहले से ही 2 है तो यहाँ संतुष्ट है पहले से। लिथियम की बात करें तो बाह्यतम कक्ष कौन सा हुआ, दूसरी शेल, ये दूसरी शेल बाह्यतम कक्ष हुई, इसके अंदर कितने हैं, एक है, जबकि होने कितने चाहिए नियम के अंदर, अष्टक के नियम के मुताबिक 8 होने चाहिए। तो 8 होने के लिए या संतुष्ट होने के लिए इसको क्या है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणी बन जाए, और या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे। ठीक है, दो ही बातें हैं इसके पास में, या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। आसान काम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन देने का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं। तो अष्टक का नियम क्या कहता है कि पहले ऑर्बिट को छोड़ करके अगर किसी परमाणु के अंदर पहला जो कक्ष है, पहली जो शेल है वही बाह्यतम कक्ष है, तो उसको छोड़ करके
बाकी सभी परमाणुओं के अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है गणों इसकी पूर्ति के लिए, इसको संतुष्ट होने के लिए। ठीक है, अगर जहां तक पहले कक्ष की बात है, अगर पहला कक्ष ही बाह्यतम कक्ष है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी बेसी जो पड़ती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो परमाणु है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। पहला कक्ष है और यही बाह्यतम कक्ष है, इसलिए होने चाहिए 2, हैं 1 ही। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये होता है या तो इसको ये दे दे तो न्यूट्रल हो जाएगा, या एक और ले ले। ठीक है, तो देगा कैसे, लेगा कैसे? ये तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि अपने जैसे ही दूसरे हाइड्रोजन के अणुओं को मिल करके उससे शेयर कर लेता है। ये जो परमाणु है इनको शेयरिंग कर लेता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग कर लेता है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से अष्टक का नियम पूर्ति करने के लिए 3 तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन त्याग, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले, शेयरिंग कर ले, साझेदारी। जैसे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। ठीक है, इसी तरह सोडियम की अगर बात करें, सोडियम में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये इसको त्याग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से या ग्रहण करने से जो यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे अष्टक के नियम। अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी पर, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी के बनने से पहले तक तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण किया गया, उनके जो भी प्रयास किए गए, उनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि जैसे डाबे राइनर जो था, डाबे राइनर, उसने क्या बनाए थे? त्रिक बनाए थे। उसने क्या किया था? त्रिक बनाए थे। और त्रिक के अंदर क्या इस्तेमाल किया था उसने? परमाणु द्रव्यमान का। उसने परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इस्तेमाल किया था। डाबे राइनर ने क्या किया था? त्रिक बताए थे, 3 त्रिक, और उसने क्या किया था? जो तत्व थे उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड जो था, न्यूलैंड ने भी ऐसा ही किया। न्यूलैंड ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया था और ये कहा था कि भाई प्रत्येक 8वां जो तत्व है उसके गुणधर्म पहले तत्व के जैसे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अपना मेंडलिफ था, मेंडलिफ ने भी ऐसा ही किया। उसने भी परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में जमाया। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि चाहे डाबे राइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीफ हो, इन सभी ने जो भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो प्रस्तुतिकरण, जो वर्गीकरण था वो पूरी तरह से सही नहीं था, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। और उन कमियों के कारण हमने उनको नहीं अपनाया, बल्कि उन कमियों को दूर करते हुए हमने जिस प्रणाली को अपनाया वो था आधुनिक आवर्त सारणी। सवाल उठता है कि आखिर आधुनिक आवर्त सारणी में और पहले किए गए प्रयासों में, यानी डाबे राइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीफ हो, उनके प्रयासों में ऐसा क्या बेसिक अंतर था, मौलिक अंतर क्या था कि ये सब प्रणालियां तो फेल हुई और आधुनिक आवर्त सारणी वर्तमान में पूरी तरह से सक्सेसफुल है, पूरी तरह से सफल है। देखिए, इसका मूल कारण जो है, अगर हम दोनों में अंतर की बात करें तो पुराने प्रयासों में, न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीफ हो, चाहे डाबे राइनर हो, उसके अंदर तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार क्या रखा गया था? परमाणु द्रव्यमान।
क्या रखा गया था? परमाणु द्रव्यमान। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वें जो हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है? परमाणु क्रमांक। वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है? परमाणु क्रमांक। डावे, राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव इन्होंने क्या किया था? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी क्या करती है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में जमाती है। अब परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर है? वैसे तो हम पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी वापस से बता देते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब है परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का टोटल जो द्रव्यमान होता है वो। परमाणु द्रव्यमान जो होता है दो तत्वों का एक जैसा हो सकता है। हर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग हो क्या आवश्यक नहीं, दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी कभी कभी सेम होते हैं। ठीक है। जबकि परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। और यहाँ हम आपको बता दें कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। प्रत्येक परमाणु के, प्रत्येक तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें फेरस के परमाणुओं की तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कुछ और होगी, एल्युमिनियम के अंदर कुछ और होगी, कॉपर के अंदर कुछ और होगी। किसी भी दो तत्वों के अंदर परमाणुओं प्रोटॉनों की संख्या जो होती है एक जैसी नहीं होती है। ठीक है। यानी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? जबकि दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। अब जब दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो जाएगा तो हमारी आवर्त सारणी में तो फर्क आएगा ही आएगा, उसमें गड़बड़ी होगी। ठीक। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि जब परमाणु क्रमांक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परमाणु क्रमांक से गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं और अच्छी आवर्त सारणी बनाई जा सकती है, तो ऐसा क्या कारण था कि पहले के जो वैज्ञानिक थे, चाहे वो डावी राइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीव हो, इन लोगों ने परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया। वो चाहते तो वो भी तो परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया जबकि बाद में ऐसा किया गया? इसका मूल कारण ये है कि डाबे, राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव जब आवर्त सारणी बना रहे थे या तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे उस समय तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। जब प्रोटॉन की खोज ही नहीं हुई थी तो परमाणु क्रमांक का सवाल ही पैदा नहीं होता। आया समझ? प्रोटॉन की खोज बाद में हुई। एक साइंटिस्ट थे मोसले नाम के, मोसले नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया। 1913 के अंदर प्रोटॉन की खोज की और उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी तत्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण गुण है। परमाणु क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व, उसके जो गुण होते हैं, किसी भी तत्व के गुण जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तत्व के गुण किस पर निर्भर करते हैं? उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, यानी उस तत्व में इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित है, उनका विन्यास किस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। बाह्यतम
बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। और बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है प्रोटॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन्स पर। ठीक है, और प्रोटॉन ही तो परमाणु क्रमांक है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी पदार्थ के अगर हम गुणों की बात करें तो वो पदार्थ के गुण अल्टीमेटली परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और दो तत्वों के परमाणु क्रमांक कभी भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये तो बात हुई कारण कि परमाणु क्रमांक ज्यादा अच्छा विकल्प है। परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल करने से हम अच्छी बेहतर तरीके से तत्वों का वर्गीकरण कर पाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक की महत्ता को ध्यान में रखते हुए नील्स बोर नाम का एक वैज्ञानिक था। नील बोर नाम का वैज्ञानिक था जिसने परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर क्या है कि जो तत्वों को जमाया गया है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाया गया है। तत्वों को क्या जमा गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को कैसे जमाया गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसमें साफ दिख रहा है, देखिए जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक है, फिर हीलियम दो परमाणु क्रमांक है, फिर लिथियम तीन परमाणु क्रमांक है, फिर चार परमाणु क्रमांक है, फिर पांच परमाणु क्रमांक है, इस तरह से। ठीक है, तो पहली बात तो हमें जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जमाया गया है। ठीक है, दूसरी बात, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके अंदर ग्रुप जो है, ग्रुप का मतलब है जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जो ये जो लंबवत हैं ये ग्रुप कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर जो है, हॉरिजॉन्टल जो है, ये सॉरी ये जो वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर जो हैं, ये कहलाते हैं क्या? ग्रुप। और इन ग्रुपों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ग्रुपों की संख्या कितनी है? 18। ग्रुप कौन से कहलाते हैं? ये जो वर्टिकल हैं ये सब ग्रुप। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है स्तंभ जो है इनको हम ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं। ठीक है, इन ग्रुपों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज खानों की बात करें, पंक्तियों की बात करें, इनको बोलते हैं पीरियड या आवर्त। पीरियड या आवर्त कौन से हैं ये? देखिए ये इनकी संख्या है 7। पहला आवर्त हीलियम और इस तरह से, दूसरा आवर्त इस तरह से, तीसरा आवर्त इस तरह से, चौथा आवर्त इस तरह से। ये जो आड़ी लाइनें हैं ये आवर्तों को बता रही हैं। जो खड़ी लाइनें थी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी ये बता रही थी हमें ग्रुप, समूह। ठीक है, और जो आड़ी लाइनें हैं, जो क्षैतिज लाइनें हैं, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं हमें पीरियड्स यानी आवर्त। पीरियड को बोलते हैं आवर्त। ठीक है, तो आवर्तों की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? 7। और अगर ग्रुप्स की बात करें या समूहों की बात करें तो वो कितनी है? 18। ठीक, अच्छा,
दूसरी बात, हमने अभी बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके अंदर जो तत्व रखे गए हैं वो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए। यहाँ पर कुछ गैप भी हैं, दो जगह खास तौर पे गैप आते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर आते हैं, ये बेरियम BA56 लिखा हुआ है और उसके बाद में देखिए ये HF करके 72 आ गया। बीच में गैप है, काफ़ी संख्याएं छोड़ दी गई हैं, करीबन 14 संख्याएं, 14 जो हैं तत्व छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक गैप आता है 88 RA के बाद में, और यहाँ 104 RF के बीच में यहाँ गैप आता है। यहाँ भी करीबन 14 तत्व जो है वो छोड़ दिए गए। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये तत्वों को छोड़ दिया गया, हालांकि कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जो ध्यान रखना है उसके अंदर खाली इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो पहले जो तत्व छोड़े गए हैं इनको अलग से लिखा गया है। देखिए ये जो तत्व छोड़े गए हैं 56 से और 72 के बीच में, इनको अलग से लिखा गया है। नीचे देखिए ये लिख दिया गया है 57, 58, 59, 60, 61, 65 और ये 71। ठीक है, इसी तरह से नीचे 88 से जो छोड़े गए हैं उसके बाद में देखिए इनको भी इधर लिख दिया गया है 89, 90, 91, 92, 93 इस तरह लिख दिया गया। तो जो पहले छोड़े गए हैं इनका नाम है लेंथेनाइड श्रेणी। क्या है? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज या श्रेणी, इसको लेंथेनाइड श्रेणी बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरे जो नीचे छोड़े गए हैं उनको बोल देते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, हो गई ये वाली बात। दोनों श्रेणियों के अंदर 14 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब ग्रुपों की संख्या हो गई, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी हो गई, पीरियड्स की संख्या हमने बता दी। पीरियड्स की संख्या के हिसाब से अगर हम तत्वों को गिने तो देखिए पहला जो पीरियड है, ये पहला जो आवर्त है, इसके अंदर देखिए 2 तत्व। दूसरा जो पीरियड है इसके अंदर अगर तत्वों की संख्या हम देखें कितने हो गए, देखिए दूसरे आवर्त के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने तत्व हैं? 8 तत्व। तीसरे के अंदर कितने हैं? तीसरे आवर्त के अंदर अगर हम देखें इसमें भी 8 तत्व हैं। चौथे में अगर हम देखें तो कितने तत्व हैं? 18। पांचवें में देखें तो इसमें भी 18 तत्व हैं। छठे में अगर हम देखें इसमें 32 तत्व हैं। और सातवें में लास्ट वाले जो आवर्त में अगर हम देखें सातवें वाले में तो इसके अंदर 29 तत्व आते हैं। कुल 115 तत्वों को इसमें दिखाया गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, बीच में जो ये आ रहे हैं जो ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। देखिए ये जो बीच का हिस्सा है ये इसके ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 के बीच का जो हिस्सा है, यानी ये वाला 12 वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन तत्व, ट्रांजिशन तत्व। इनके बारे में फिलहाल हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। हमारा जो अध्ययन का जो विषय है फिलहाल आवर्त सारणी के अंदर, वो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये और 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये ग्रुप हमारे अध्ययन के विषय रहेंगे। बाकी सारे आवर्त हमारे रहेंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है ये फिलहाल हम अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके अंदर किस किस तरह के ट्रेंड्स हैं, किस किस तरह की प्रवृत्तियां हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कुल मिलाकर के 9 ट्रेंड्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, पहले ट्रेंड। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके अंदर
हमने पहले ही आपको बताया था कि इसका निर्माण किसके आधार पर हुआ है, परमाणु क्रमांक के आधार पर, इसके एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया गया, कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित किया गया ठीक है। तो पहला ट्रेंड क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हम देख सकते हैं इस ट्रेंड को, देखिए ये है, देखिए हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 दिया हुआ है। उसके बाद में आगे चलें हम तो हीलियम परमाणु क्रमांक 2 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ें तो फिर आगे लिथियम परमाणु क्रमांक 3 दिया हुआ है। फिर परमाणु क्रमांक 4 दिया हुआ है। फिर परमाणु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, इस तरह से चला हो रहा है। लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है, पहला ट्रेंड हमारा ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की दूसरी प्रवृत्ति पर हम ध्यान देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की दूसरी प्रवृत्ति के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर, और हम ये देख रहे हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रुप में और आवर्त में किस तरह से बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये चर्चा करें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। हम जानते हैं और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के अंदर जो बाह्यतम कक्ष होता है, उस बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या है उनको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो हम पहले बात करते हैं ग्रुप की, कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरह से इसका फर्क होता है। देखिए, अगर हम ग्रुप में जाएं, आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किस तरह से परिवर्तन होता है। ग्रुप कौन से हैं, पहले देखिए, हम पहला ही ग्रुप ले रहे हैं। ग्रुप का मतलब है ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़ी स्तंभ है, ये है ग्रुप या समूह। समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो किस तरह से बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले समूह का हम पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितना परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, 1। ठीक है, एक परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 1। प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। एक इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएंगे हम, पहली कक्षा के अंदर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, यानी पहली कक्षा ही इसकी बाह्यतम कक्षा है, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 1। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें दूसरे तत्व की, तो वो है लिथियम। लिथियम के अंदर क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 दिया हुआ है। तो इस 3 के लिए हम 2 कक्ष बनाते हैं। पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों के बाद में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बच गया वो दूसरे कक्ष में चला गया, और दूसरा कक्ष हमारा बाह्यतम कक्ष है। और बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 1। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें
और सोडियम के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए सोडियम का भी, तो हमें ज्ञात होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वह 11, यानी प्रोटॉनों की संख्या है 11। प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। और इन 11 इलेक्ट्रॉनों का जब हम इसमें विन्यास करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस तरह से होता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4 5 6 7 8, और तीसरे कक्ष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 11। यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्ष है तीसरा कक्ष, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। यानी कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर किसी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान रहती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, आया समझ? अब बात करते हैं हम आवर्त की। ठीक, ग्रुप की बात तो हो गई, अब बात करते हैं आवर्त की। आवर्त या पीरियड। पीरियड कौन से होते हैं आवर्त सारणी के अंदर? ये आडे वाले, ये जो भी ये सब पीरियड्स हैं, ये सब पीरियड्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की। पीरियड के अंदर क्या होता है? पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या होता है? बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 था, यानी बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन। फिर आ गया अपन हीलियम पे, तो हीलियम के कितने हो गए बाह्यतम कक्ष के अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हीलियम के अंदर। परमाणु क्रमांक 2 दे रखा है, यानी प्रोटॉन की संख्या 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 ही होगी। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, तो पहला जो कक्ष होगा, पहले कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² फार्मूले से हम निकालेंगे, तो 2n की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, यानी 2 × 1 = 2। यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, प्रदर्शित कर दिए। पहला कक्ष ही हमारा बाह्यतम कक्ष है, आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके अंदर कितने हो गए? इनकी संख्या जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन है, यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। ठीक है, तो बढ़ गया ना। बट इसी तरह से हम लिथियम में चलें, फिर तो हम देखते हैं कि अगर हम ट्रेंड क्या है, हम ये देखते हैं कि अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर चले, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बदलती नहीं, समान रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम आवर्त में जाएं, आवर्त में जाएं लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बढ़ती। ठीक है, आगे ट्रेंड समझ।